We are continuing our chapter number 14 social science class 10. Our today's topic is railway. अब हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था हमारे देश के रोडवेज़ के बारे में, काफ़ी सारे रोड्स और ट्रैफिक समस्याओं के बारे में. अब हम चल रहे हैं रेलवेज़ की तरफ. इंडियन रेलवे जो है इज़ द लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन. ये लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन है. इंडियन रेलवे इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. भारत का जो रेलवे है वो मेन मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का. जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर ट्रेड हो गया, हमारा व्यापार, सर्विस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है इनको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रेलवेज़ के द्वारा ही. इसके अलावा जो हमारा रेलवे है ये नेशनल सिक्योरिटी यानी कि देश की सुरक्षा में, पीस मैनेजमेंट, टू एस्टेब्लिश कल्चरल एंड जोग्राफिकल यूनिटी एंड टू मेंटेन इट, इन सब चीज़ों में मदद करता है. अब किस प्रकार से? आप जानते हैं कि जब हम रेलवे से सफ़र करते हैं तो हमें बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलते हैं. तो जब भांत के लोग हमें मिलते हैं तो हम सब जब बातचीत करते हैं तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम सब भारतीय हैं. बाकी सब चीज़ें भले वो व्यक्ति कहीं से भी रहने वाला है, लेकिन उनके विचार, उनकी जो वेशभूषा भले अलग है, लेकिन उनके विचार भी भले अलग हैं, लेकिन वो सब भारत की उन्नति के लिए ही सोचते हैं. तो इस प्रकार से हमारे जो देश के प्रति हमारी जो इज़्ज़त है, हमारे देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें समझ में आती है और हमारी यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. भारत जो है वो एशिया के अंदर फर्स्ट नंबर पर आता है रेलवे में और सेकंड इन द वर्ल्ड रेलवेज. दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है. प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज़ के बारे में देखते हैं. भारत के अंदर जो पहली रेलवे लाइन थी वो 1853 में बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में. ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और भारत में 3 तरह के रेलवे माने जाते हैं. पहला ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज और तीसरा है नैरो गेज. मीटर गेज और नैरो गेज रेलवे जो है उनको अब ब्रॉड गेज में चेंज किया जा रहा है, यानी कि ब्रॉड गेज जो है उसमें बदला जा रहा है सब चीज़ों को. दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवे और ये हमारे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है. Due to different gauges, lot of time was wasted in traveling and transporting passenger goods. अब अलग अलग गेजेस के कारण हमें पैसेंजर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता था. रेलवे नेटवर्क इज़ मोर डेंस इन द स्टेट्स विच हैव प्लेन रीजन. जो प्लेन रीजन यानी कि सपाट मैदान है वहाँ पर रेलवे नेटवर्क कैसा है? डेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है? डेंस पॉपुलेशन है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर. और वो जगह जो है रिच भी है मिनरल फील्ड्स के अंदर, यानी कि वहाँ पर मिनरल्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं. वहाँ पर रेलवे नेटवर्क ज़्यादा रखा जाता है. यानी कि जिन जगहों पे प्लेन रीजन्स हो, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इन सिटीज़ के अंदर रेलवे नेटवर्क को ज़्यादा डेवलप किया जाता है. बड़े बड़े सिटीज़ की बात करें जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली, जयपुर, यहाँ पर मेट्रो रेल्स भी शुरू हो चुकी है. ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर मेट्रो भी अब शुरू हो चुकी है. अब इसके अलावा वर्क हैज़ स्टार्टेड इन द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर. गांधीनगर और अहमदाबाद की बात करें अगर गुजरात में, तो इसके लिए मेट्रो रेल के ऊपर भी काम जारी है. मोनो रेल हैज़ प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट मुंबई विद इट्स सबर्ब्स. मोनो रेल जो कि मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर एक दूसरे सबर्ब्स यानी कि छोटे छोटे जो वहाँ के छोटे टाउन्स हैं, जो अर्बन एरियाज हैं छोटे छोटे, उन कस्बों को, मुंबई के कस्बों को मोनो रेल के द्वारा आसानी से एक दूसरे का जोड़ा गया है. रेलवे बहुत ही यूज़फुल है. किस लिए? पैसेंजर्स को ले जाने में, दूसरा मटेरियल ले जाने के अंदर भी. इसके अलावा इसका यूज़ जो है स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि फूड को, जो ग्रेन्स है हमारे अनाज है, उसको भी बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है. फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्रॉट, और जब ड्रॉट सूखे की स्थिति आती है उस समय हम लोग गाड़ियों के द्वारा पानी भी उन जगहों पर पहुंचा सकते हैं. अब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, यानी कि देश की सुरक्षा की बात करें, तो उसमें भी ये सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. वेपन्स आपने देखा होगा कभी कभी जो गाड़ियाँ रहती हैं उनके ऊपर बहुत सारे हमारे टैंक्स, तोपें, जीपें, और हमारे सैनिक जो है वो काफ़ी सारे, मतलब पूरी ट्रेन रहती है उस सैनिकों को और इसी तरह के सामान ले जा रही होती है. तो इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती है. कोंकण रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड a good example by laying down railway tracks through tunnels in the mountainous region. कोंकण रेलवे जो है उन्होंने टनल्स बना दी हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर से आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में उबड़ खाबड़ जगह पर रेलवे ट्रैक नहीं बिछ सकता है. रेल को चलने के लिए एकदम सपाट मैदान चाहिए. तो ऐसे में यहाँ पर जो टनल्स, माउंटेन्स को काट कर उनके अंदर से टनल्स बनाकर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं. ये भी बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है.
इंडियन रेलवे एक एक्सीलेंट एक सिस्टम माना गया है, जिसमें समय की भी बचत होती है, सेफ्टी भी रहती है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी रहती है, और समय के साथ साथ ये मॉडर्नाइज भी होता जा रहा है। द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच का जो सफ़र है रेलवे के द्वारा, ये सबसे लंबा रेलवे रूट है भारत के अंदर, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ डिब्रूगढ़, ये रहा डिब्रूगढ़। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कन्याकुमारी, तो यहाँ तक का जो ये रूट है, ये सबसे बड़ा रूट माना गया है। एयरवेज, हमने काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन अब हमारा टॉपिक है अगला एयरवेज। अब जो एयरवेज है वो हम जानते हैं कि हवाई यात्रा जो हम लोग करते हैं वो कितनी तेज़ है। इट इज़ वन ऑफ द स्पीडीएस्ट एंड कॉस्टलीस्ट, ये बहुत स्पीडी है, यानी कि अब बहुत जल्दी कहीं पहुंचना हो तो आप जल्दी से विद द हेल्प ऑफ दिस एरोप्लेन यू कैन रीच। और ये कॉस्टली भी बहुत है, यानी कि बहुत ही महंगा पड़ता है। एयरवेज आर यूज्ड टू रीच डिस्टेंट प्लेसेस, रिमोट एंड डेंस फॉरेस्ट, एंड टू रीच दोज प्लेसेस व्हिच आर नॉट एक्सेसिबल इजीली बाय रोड। अब ऐसी जगह जो दूर हैं, जहाँ पर रेलवे लाइन या फिर रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर हम रोड या रेलवे के द्वारा नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरवेज। लेकिन ये कॉस्टली है, इस कारण से हर एक व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। भारत की बात करें तो वेदर जो है, हमारे यहाँ का मौसम भी फेवरेबल रहता है एविएशन के लिए। एविएशन मतलब उड़ान के लिए, यानी कि जो हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, आपको पता है खराब मौसम में नहीं उड़ पाएंगे, तो ये पूरे साल जो हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, इस कारण से ये पूरा साल ही यहाँ पर हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी काफ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसके जो कॉस्टलीस्ट, हमने जैसे ऊपर लिखा है एक वर्ड कॉस्टलीस्ट, बहुत ही महंगा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे काफ़ी सस्ता होता जा रहा है, यानी कि हम एक कॉमन आदमी भी अब इसमें सफ़र कर सकता है। द एयरवेज सर्विसेज इन इंडिया वर एज एयर मेल सर्विसेज बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, इट वॉज रन बाय ए प्राइवेट कंपनी। एयरवेज सर्विसेज जो भारत में थी, जैसे कि एयर मेल सर्विसेज भी थी। एयर मेल यानी कि हवाई जहाज़ के द्वारा हम लोग मेल यानी कि चिट्ठियाँ भी भेजते थे। कहाँ? बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, नैनी और इलाहाबाद के बीच में। ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। कौन चलाता था इसको? प्राइवेट कंपनी। आज की बात करें तो आज एयर इंडिया और कुछ और प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देती हैं, यानी कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आप जानते हैं, नाम जैसे बात करें स्पाइसजेट हो गया, फिर विस्तारा एयरवेज हो गया, तो बहुत सारे ऐसे एयरलाइन कंपनीज हैं जो कि अभी हमको सुविधाएं देती हैं। आज अगर बात करें एयरपोर्ट की, तो भारत के अंदर 127 एयरपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 87 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक, जहाँ पर लोकल उड़ानें भरती हैं, और इंटरनेशनल में जहाँ विदेशों में उड़ानें भरी जाती हैं। 25 सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स, 25 ऐसे प्राइवेट, मतलब जहाँ पे सिविलियन लोग उतर सकते हैं, ऐसा है। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सच एज कोलकाता, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए मेट्रो सिटीज़ के, जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अवेलेबल हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC एंड टू गवर्नमेंट। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है हमारा, वो सरकार को और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है हमारा, उसको ये सुविधाएं देता है। कौन? पवन हंस हेलीकॉप्टर। लेकिन ये महंगा होने की वजह से हर एक आदमी की रीच तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले भी काफ़ी बदलाव आया है, लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। हमारा अगला टॉपिक है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मीन्स में हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिक्विड मटीरियल। लिक्विड मटीरियल जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, और कुछ और लिक्विड्स जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जिनको बाय रोड या बाय ट्रेन ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे लिक्विड्स को अगर हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें तो वो काफ़ी ईजी और काफ़ी रिस्क फ्री हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक ऑयल पाइपलाइन बिछाई गई है बिटवीन नाहर खाटिया ऑफ असम, ये असम में जगह है, टू नुनमाती बरौनी। इन जगहों के बीच में एक लंबी सी पाइपलाइन बिछाई गई जहाँ से तेल का आदान प्रदान किया जाता है। वन पाइपलाइन गोज फ्रॉम कलोल टू कोयली इन गुजरात। गुजरात में भी कलोल से कोयली तक एक पाइपलाइन है, और एक सलाया से मथुरा तक भी है।
अ पाइपलाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट। बॉम्बे हाई जहाँ पर तेल निकाला जाता है, मिनरल ऑयल निकाला जाता है सी बेड से, समंदर के नीचे से, बॉम्बे हाई वहाँ से लेकर मुंबई की कोस्ट यानी कि किनारे तक भी एक पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि वहाँ से तेल जो निकलता है वो सीधा मुंबई कोस्ट तक पहुँचाया जा सके। गुजरात की बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है पाइपलाइंस के द्वारा। कहाँ पर? खंबात, धुवारन, कोयाली एंड अहमदाबाद, इन 4 जगहों पे नेचुरल गैस जो है पाइपलाइन के द्वारा भेजी जाती है। कुकिंग गैस की बात करें तो वो भी पाइपलाइंस के द्वारा ही दी जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर तो सिलेंडर लेकर आते हैं एलपीजी का, लेकिन कुछ शहरों में जैसे कि सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर जैसे कुछ शहर हैं जहाँ पर कुकिंग गैस को भी, जैसे आपके घरों में पाइपलाइन होती है ना पानी की, उसी प्रकार से वहाँ पर गैस की भी पाइपलाइंस रहती हैं जहाँ से गैस आपको मिलता है और हर महीने उसका बिल आता है। अब हम चलते हैं रोपवे की तरफ। रोपवे उन जगहों पर कारगर है जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जहाँ पर रोड और रेलवे बिछाना दोनों ही मुश्किल होता है। ऐसी जगहों पर माउंटेन्स के अंदर यानी कि हम लोग रोपवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो, जैसे ये एक बड़ा सा पहाड़ है यानी कोई भी बड़ी ऊंची जगह और इधर भी एक है, तो इन दोनों को बीच में बांध दिया जाएगा तारों के द्वारा, स्ट्रॉन्ग हैवी मेटल की तारों के द्वारा बांध दिया जाता है। और उसके ऊपर आपने देखा होगा गाड़ियाँ होती हैं और बोगीज होती हैं, उन बोगीज के द्वारा ये इलेक्ट्रिक से चलती है, ये इस तरफ जाएंगी और दूसरी तरफ से इधर भी आती हैं। तो इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी होता है और पैसेंजर्स भी जा सकते हैं। ऐसे लगभग 100 रोपवे हैं भारत के अंदर। रोपवे कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? दार्जिलिंग, जैसे कि जो हिल स्टेशन है वहाँ पर आपने ज़्यादातर देखा होगा, हमारी मूवीज़ के अंदर भी लोग वहाँ पर जाते हैं। शूटिंग के दौरान काफ़ी सीन्स वहाँ पे आते हैं जो आपको रोपवे देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया की बात करें, इसके अलावा साउथ इंडिया में चेन्नई हो गया, मलाई हो गया, इन जगहों पर भी है। गुजरात में पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, ऐसी जगहों पर रोपवे देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन की तरफ। कम्युनिकेशन, भेजना या कलेक्ट करना। क्या चीज़ कलेक्ट करना? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना या फिर उसको कलेक्ट करना, इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल इन रूटीन लाइफ फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। ये रिलीफ और रेस्क्यू वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। जब नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, खासकर जब फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, साइक्लोन या सुनामी के समय कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस में भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। इससे नेशनल इंटीग्रेशन है कि राष्ट्रीय एकता और यूनिटी भी बनी रहती है। तो हम बात करें कि पुराने समय की, तो मैसेजेस को भेजने के लिए यूज़ किया जाता था ढोल बजाया जाता है, ड्रम जो आप जानते हैं, ढोल बजाकर मैसेज पहुंचाया जाता था, या फिर स्मोक के द्वारा यानी कि धुआं उठाकर, पीजन्स के द्वारा यानी कि कबूतरों के द्वारा और दूसरे एनिमल्स के द्वारा मैसेजेस को भेजने का काम किया जाता है। लेकिन अब मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो मेल सर्विसेज हैं, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल टेलीफोन है, स्मार्टफोन्स हैं और सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह की भी मदद ली जाती है। ये बहुत ही स्पीडी है और बहुत ही ईजी है। साइंस की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी मच इन डेवलपिंग द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा डेवलपमेंट में मदद की है। आज हम बात करें कि हमारे जीवन की हर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम लाइव भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक आता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, दूसरा रहता है मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स आर इफेक्टिव अमंग इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट और स्मार्टफोन इसमें सबसे आगे आते हैं। इसमें ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो गया, हैव बिकम वेरी फास्ट ड्यू टू इंटरनेट। तो इंटरनेट के कारण ये सब चीज़ें काफ़ी फास्ट हो गई, काफ़ी तेज़ हो गई हैं। मोरओवर देयर हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन द टेलीकम्युनिकेशन थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस ऑन सोशल मीडिया। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के कारण भी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके कारण विलेजेस जो हैं वो भी कांटेक्ट में रहते हैं हर एक व्यक्ति के। यानी कि आज आप जानते हैं लोकल व्यक्ति हो या फिर अब्रोड कोई भी व्यक्ति विदेश में है, हम सब लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली। अगला है हमारा मास कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देयर आर 2 मीडियम्स इन मास कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया। पहला प्रिंट मीडिया जिसके अंदर रिटन चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया,
मैगजीन, पैम्पलेट्स हो गए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर आ गया आकाशवाणी और दूरदर्शन। प्रसार भारती जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हमारे देश में ट्रांसमिशन का काम करती है, यानी कि प्रसार भारती जिसके द्वारा पूरे देश के अंदर रेडियो प्रसारण किया जाता है। इट्स टू डिविजन्स आर आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। प्रसार भारती के 2 डिवीजन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। देयर आर अबाउट 415 रेडियो स्टेशन इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर इतने रेडियो स्टेशन हैं। आज देखिए इसके जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स हैं वो लगभग प्रोग्राम्स जो है वो 23 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। इट कैन बी यूज कन्वीनियंटली द मोस्ट रिमोट एरिया ऑल्सो। इसको रिमोट एरिया जितने दूर दराज इलाके वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर कॉन्टैक्ट एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के समय पे ये बहुत ही एक अच्छा साधन है मदद मांगने का। विद द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स के यूज़ के कारण दूरदर्शन न्यूज़ जो हैं, फिर वेदर रिपोर्ट्स हैं, प्रोग्राम्स ऑफ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये भी टेलीकास्ट किए जाते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय पे सरकार के द्वारा भी काफ़ी चैनल्स के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। टुडे मैनी प्राइवेट चैनल्स आर ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दूरदर्शन। आज बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी शुरू हो गए हैं, ये आपको पता ही है। हमारा अगला टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट्स आप जानते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स जो कि अंतरिक्ष में हम लोग भेजते हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं और कुछ हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे कि मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड रहते हैं, यानी कि जिनको हम बनाकर अंतरिक्ष में स्पेस में भेजते हैं। अब भारत के द्वारा भेजा गया पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट, जो कि इनसेट के द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन सैटेलाइट्स जो है। और ये मल्टीपर्पज़ सिस्टम सैटेलाइट्स हैं जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। जैसे कि दूरदर्शन है हमारा, वो इसकी मदद से बहुत सारी जानकारियाँ जुटा पाता है। वेदर से रिलेटेड हमारी जो प्रेडिक्शंस रहती हैं वो भी इनसे मिलती हैं। साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, वार्निंग जो डिज़ास्टर के लिए मिलती हैं। रिसर्च और टेलीकास्ट में भी ये भी हमारी बहुत ही मदद करते हैं। अभी प्रेजेंट बात की जाए तो हमने इसके अलावा भारत में बने हुए PSLV लॉन्च व्हीकल, जो हम जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमने बनाया है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बनाया हम लोगों ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस फील्ड में, सैटेलाइट की फील्ड में हम लोगों ने डेवलपमेंट की है। अब ट्रेड की बात की जाए तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसके अंदर जो ट्रेड है वो 2 तरीके से काउंट किया गया है। यानी कि भारत के अंदर हम लोग नहीं, पूरी दुनिया में वैसे ट्रेड को 2 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत जो है वहाँ पर हम ट्रेड 2 तरीके से काउंट करते हैं। जैसे कि पहला इंटरनल ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हम उसको बोलते हैं जो हमारे देश के भीतर ही होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सामान ले जाया जाता है उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब जैसा एक स्टेट है वो वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर गेहूँ बहुत प्रोड्यूस होता है, इसी कारण से पंजाब को वीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वीट ज़्यादा होने की वजह से वो वीट जो है वो दूसरी स्टेट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है जहाँ पर वीट की कमी रहती है, अनाज की कमी रहती है। और बदले में जैसे हम जानते हैं कि पंजाब के अंदर सी कोस्ट नहीं है, समंदर का किनारा नहीं है, इस कारण से वो नमक बिल्कुल नहीं बना पाते वहाँ पे। तो नमक हमें गुजरात से एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो चीज़ों का आदान प्रदान करती है, भले वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब हम बात करें अगर इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ऐसा ट्रेड जो दुनिया के देशों के बीच में होता है, अलग अलग देशों के बीच में होता है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इसमें एक्सपोर्ट भी आता है और इंपोर्ट भी आता है, यानी कि चीज़ को भेजना भी और चीज़ों को मंगवाना, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब इसमें आपको 2 चीज़ें समझने वाली हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। एक है नेगेटिव ट्रेड। नेगेटिव ट्रेड किसको कहा जाता है? नेगेटिव ट्रेड ये वो ट्रेड है, आप जानते हैं कि कोई भी देश अगर वो ज़्यादा चीज़ें मंगवाएगा, अब आप एग्जांपल लेते हैं कि भारत जो है, भारत बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रहा है। अब हम जब बहुत सारी चीज़ें मंगवाएंगे तो बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज हमने बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई तो हमारे देश का ज़्यादा पैसा विदेशों में जा रहा है, जिससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रेड। नेगेटिव ट्रेड मतलब हमें पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव ट्रेड कहा जाता है। लेकिन अगर आने वाला जो चीज़ें हैं उसके बजाय जाने वाली चीज़ें ज़्यादा हो, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो हमारे, यानी कि हम विदेशों में ज़्यादा चीज़ें भेजें और बदले में हमें क्या मिलेगा? जब हम ज़्यादा चीज़ें विदेशों में भेजेंगे, बांटेंगे, बेचेंगे तो वहाँ से हमको पैसा मिलेगा। इससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसको कहा जाता है पॉजिटिव ट्रेड। अब या तो ये ट्रेड जो है या तो वो बैलेंस में होना चाहिए, यानी कि जितना आपका जा रहा है उतना ही आ रहा है, बैलेंस में होना चाहिए, या फिर किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव ट्रेड बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अगर आपके देश को डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए ट्रेड हमारा किस प्रकार का होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव ट्रेड होने की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे देश के अंदर चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, जब हम ज़्यादा चीज़ें अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, तभी हम
ज़्यादा चीज़ें बाहर भेज पाएंगे, और अगर हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे ही नहीं तो बाहर क्या भेज पाएंगे, फिर तो हमें दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी। तो इसलिए पॉजिटिव ट्रेड किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने जैसे मेक इन इंडिया प्लान चलाया, जिसमें भारत में बनी चीज़ों पर जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत में बनाई जाएँ और उन चीज़ों को हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो भी आगे चलते हैं हम इंपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। भारत के ट्रेड के बारे में बात करें तो भारत जो है आयरन प्रोडक्शन भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें आयरन और कॉपर विदेशों से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, मशीन हो गई, पर्ल, जेमस्टोन्स, एडिबल ऑयल्स, ये सब चीज़ें हमें यूएस, जर्मनी, रशिया, म्यांमार और ईरान जैसे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो रॉ मटेरियल हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है, एक अग्रेरियन कंट्री है, यानी कि एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि किसान ज़्यादा है भारत के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती भारत में होती है। तो इस कारण से हम जो खेती वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन जिनकी दाम बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। इस कारण से भारत से जो रॉ मटेरियल वहाँ जाता है, जैसे कि हम कॉटन की बात करें, अगर हम कॉटन वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे तो कॉटन का बहुत ज़्यादा दाम हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो दूसरे कंट्रीज कॉटन से चीज़ें तैयार करके, कपड़े तैयार करके भारत में बेचेंगे या दुनिया के दूसरे देशों में बेचेंगे तो उससे उनको काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। इस प्रकार से भारत से जाने वाली चीज़ें जो ज़्यादा हैं वो हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ चीज़ें और भी इन्होंने बताई कि इंडिया एक्सपोर्ट इंक्लूड्स आयरन और मिनरल्स, इंजीनियरिंग गुड्स सच एज साइकिल्स, फैन, स्विंग मशीन्स, कार्स, रेलवे कोचेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। इसके अलावा भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों के अंदर जेमस्टोन्स, केमिकल्स, हाइड एंड लेदर यानी कि चमड़े की बनी चीज़ें, कॉटन टेक्सटाइल, फिश और उसके प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, टी, कॉफ़ी, जूट एट्सेट्रा जैसी चीज़ें हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसकी क्या कंडीशन है। हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन किस प्रकार का अवेलेबल है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल भी है। इसके अलावा हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।